नमस्कार मित्रों, RKISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह वीडियो आपके काम जरूर आएगा। तो सबसे पहले न्यायपालिका की जो भारत की है वह क्या है, एकीकृत रूप की न्यायपालिका है भारत में, अर्थात संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका है। अमेरिका में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक तथा संविधान का संरक्षक है। वहीं भारतीय संविधान में स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। जो न्यायपालिका की हायरार्की है, सबसे ऊपर आप देखोगे कि उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। वहीं राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय, वहीं ग्राम न्यायालय, ऐसा प्रावधान किया गया हायरार्की है। चलिए उच्चतम न्यायालय के बारे में आज पढ़ना है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। यह प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, PCS से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 124 आपको याद करना है। क्या याद करना है? 124 उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 न्यायाधीश लिखे गए हैं, लेकिन यह संख्या बढ़ रही है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ रही है। इस समय 30 से ज़्यादा न्यायाधीश हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कितने न्यायाधीश हैं। प्रारंभ में संविधान में कुल में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। ठीक है। वहीं उच्चतम न्यायालय की पीठ नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 130 में इसका वर्णन है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी और स्थान पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से स्थापित कर सकता है। दिल्ली के अलावा कहीं भी स्थापित करना है पीठ को तो क्या करना होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसे स्थापित किया जा सकता है। अब आइए, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की योग्यताएं क्या हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता में कम से कम 10 वर्ष तक किसी एक उच्च न्यायालय में अथवा 2 उच्च न्यायालयों में लगातार वकालत कर चुका हो। वहीं राष्ट्रपति की राय में विख्यात कुशल विधिवेत्ता हो। तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में भी दिया गया है, वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा भी आपको जाननी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसी न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु सुप्रीम कोर्ट के जज की है। वहीं एडॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में जान लो। तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त किए जाते हैं? जब उच्चतम न्यायालय में कोरम या गणपूर्ति का अभाव हो। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की योग्यता रखते हों उनकी नियुक्ति की जाएगी। उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो तदर्थ नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। वहीं अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 128 में है। इसके बारे में भी जान लीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वहीं कार्यपालक
मुख्य न्यायाधीश के बारे में जान लीजिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। कब? जब भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। वहीं कब? जब मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए अनुपस्थित हो अथवा मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यों को करने में सक्षम न हो, तब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 126 में वर्णन किया गया। मुख्य न्यायाधीश जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति के बारे में बहुत विस्तार से दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से की जाएगी। सामान्यतः यह परंपरा रही है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत से विवाद हुए। कोलेजियम व्यवस्था आई है ना, तो ये इसे आप पढ़ लीजिएगा विस्तार से। वहीं न्यायाधीश अगर जो बन गया है तो उसे हटाने की भी तो प्रक्रिया हो सकती है। अगर वह काम सही से ना कर रहा हो तो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने का क्या आधार है? यदि न्यायाधीश के संबंध में सिद्ध कदाचार के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। कार्य करने में असमर्थता के आधार पर न्यायाधीश को हटा सकते हैं। संविधान में न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायाधीश को संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले के 2/3 सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इसे आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ी इसमें व्याख्या की गई है। आपको इम्पोर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो का उद्देश्य यही है कि उच्चतम न्यायालय की हम शक्तियों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। यह विषय यहीं पर हमें अच्छे नंबर दिलाएगा जब हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को जान लेंगे। पहली शक्ति आप आरंभिक अधिकारिकता के रूप में देखते हैं। आरंभिक अधिकारिकता अनुच्छेद 131 में 31 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद संविधान का 131 आरंभिक अधिकारिकता के बारे में बताता है। आरंभिक अधिकारिकता क्या है? इसका मतलब है आरंभिक अधिकारिकता से आशय इन मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती है। किन मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय सुनवाई करता है? वो मामले, पहला है केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई विवाद हो गया है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई कर सकता है। या 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो गया है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाकर इसका विवाद सुलझा सकते हैं। ये राज्यों के बीच के विवादों की बात कर रहा है। वहीं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत अपने मूल अधिकारों के संरक्षण में कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यह भी उसका मौलिक अधिकार है। इसको पढ़िए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती है, परंतु अनुच्छेद 32 की रिट अधिकारिकता को तकनीकी रूप में प्रारंभिक अधिकारिता नहीं माना जाता, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति के मध्य विवाद होता है। वहीं संघीय विवाद के वे मामले जो आरंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये देखिए अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद यदि हो जाता है तो आरंभिक अधिकारिता नहीं है। अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग द्वारा राज्य को प्रदत्त अनुदान। वहीं अनुच्छेद 290 संघ और राज्यों के बीच कुछ ब्योरों का समाधान, जिसमें संविधान लागू होने से पूर्व देयताओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 290 के बारे में है। वहीं 363 संविधान लागू होने से पूर्व देशी रियासतों संघ के बीच की गई संधियां
यह आरंभिक आधिकारिकता के अंतर्गत नहीं आते हैं। 363 में इसका वर्णन है। वहीं कुछ अपीलीय अधिकार होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, अपीलीय अधिकारिकता से क्या आशय है? अगर पूछा गया, अपीलीय अधिकारिकता से आशय उन मामलों से है जिसमें उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। इन मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। सिविल मामलों में अपील अनुच्छेद 133 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। इसकी कंडीशन पहली बताती है कब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यह प्रमाण पत्र दे देता है कि किसी वाद में विधि व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तब सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। यदि किसी वाद में संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, तब हम सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। यह अपीलीय अधिकारिकता के बारे में हम आपको बता रहे थे। वहीं आइए और थोड़ा सा शक्तियाँ जानते हैं। दंड के प्रावधान में दांडिक मामलों में अपील अनुच्छेद 134 के तहत बिना प्रमाण पत्र के अपील। दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अधिकार अपील हो सकती है। दूसरे शब्दों में आप समझ लो, इसमें उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी अपील मृत्युदंड के मामले में होती है। पहली कंडीशन इसकी देखिए, यदि उच्च न्यायालय ने व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश को पलटकर उसे मृत्युदंड दे दिया है, तो आप दांडिक मामलों अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहीं दूसरी कंडीशन आप देख लीजिए, यदि उच्च न्यायालय ने किसी निचले न्यायालय से मामले को मंगाकर व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहीं प्रमाण पत्र के अंतर्गत अपील दूसरे उन मामलों में अपील की जा सकती है जहां अपील के लिए उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र प्रदान करे। यह प्रमाण पत्र निम्न परिस्थिति में दिया जाता है। परिस्थिति नंबर 1, यदि विधि की कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, या फिर नंबर 2, न्याय के किसी महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लंघन हो। ऐसे मामले जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई हो या 10 वर्ष से अधिक कैद की सजा दी गई हो, इन मामलों में भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की कोई आरंभिक अधिकारिता नहीं होती है। विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 136, यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। विशेष इजाजत ये कैसे है, जरा सुनिए। उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, अभी जूम हो जाने दीजिए, विशेष उच्चतम न्यायालय की जो विशेष इजाजत की यह शक्ति अपीलीय शक्ति से भिन्न है। यह विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय किसी मामले में तब दे सकता है जब विधि के किसी व्यापक महत्व का प्रश्न हो या ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो जाए, कैसी परिस्थिति जिसमें न्याय का घोर उल्लंघन किया गया हो। अतः विशेष इजाजत के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिविल दांडिक दोनों मामले में सुनवाई कर सकता है। विशेष इजाजत की अपील उच्चतम न्यायालय की अपवादिक शक्ति है, यह सामान्य शक्ति नहीं है। विशेष इजाजत के अंतर्गत सैन्य अधिकरणों के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होती है। राष्ट्रपति को सलाहकारी शक्ति का विवरण यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है। सलाहकारी अधिकारिकता का अर्थ है राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है। सलाह लेने के लिए निम्नलिखित अधिकार है। यदि सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा हो जिस पर उच्चतम न्यायालय की सलाह आवश्यक हो, ऐसी संधि या समझौता जो संविधान के लागू होने से पूर्व किए गए हों, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय प्रत्येक मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होती है, परंतु यह सलाह अन्य न्यायालयों पर बाध्य होती है। संविधान से लागू होने से पूर्व किए गए समझौतों और संधियों वाले मामले उच्चतम न्यायालय के लिए सलाह देना बाध्यकारी होता है, परंतु सरकार के लिए सलाह को मानना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आइए पुनरावलोकन याचिका उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध
पुनः उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके लिए एक वरिष्ठ वकील इसे प्रमाणित करे तथा न्यायाधीश भी इसे प्रमाणित करे कि पहला निर्णय पूर्णतः सही नहीं था, तब पुनरावलोकन याचिका दायर की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की अन्य आधिकारिकता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद पर निर्णय देने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के संदर्भ में भी उच्चतम न्यायालय से सलाह ली जाती है। उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को परिवर्तित करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होती है। अनुच्छेद 141 याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्णित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होती है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है जिसका निम्नलिखित आशय है। इसके निर्णय उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति रखता है। उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ तथ्यों को जान के इस वीडियो को खत्म करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी अन्य पद पर नियुक्त हो सकते हैं। जब यह न्यायाधीश किसी आयोग के अध्यक्ष होते हैं तब आयोग का निर्णय उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं माना जाता, इसीलिए बाध्यकारी नहीं है। संसद उच्चतम न्यायालय की अपीलीय शक्ति तथा अन्य शक्तियों को बढ़ा सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।